नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 15 दिसंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल आपके सामने है द रिफ्यूजीज ऑफ 1971। इस आर्टिकल की समरी लेंगे कि बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम पे क्या इशू आए थे और किस तरीके से रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए थे और उनके साथ में अभी कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है जानेंगे। दूसरा देखेंगे रिन्यूअल आफ्टर मर्केल, जर्मनी और इंडिया रिलेशंस को इसके थ्रू हम जानेंगे। तीसरा यहाँ पर सीडिंग द नेक्स्ट रेवोल्यूशन कि किस तरीके से हम इंजीनियरिंग को बायोलॉजी में अप्लाई करके या फिर आप कह सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी को इस तरीके से एनहेंस करके जिससे कि एक तो इनकम लेवल इंक्रीज हो फार्मर्स का, दूसरा ये न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है हमारी फूड इनटेक के बेसिस पे वो हम प्रॉपरली फुलफिल कर सकें। तो इसके लिए एग्रो फूड या एग्री फूड लाइफ साइंस इकोसिस्टम के बारे में इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और एक आर्टिकल रहेगा सेलिब्रेटिंग द यूनिफायर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 15 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी आती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल है रिन्यूअल आफ्टर मर्केल। आर्टिकल को लिखा है गुरजीत सिंह जी ने। ये फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया के बर्लिन में। तो देखो पिछले 16 सालों में अगर देखें तो जर्मनी में जब भी कोई गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई है तो उसमें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का रोल हमेशा से रहा है। ये एक पार्टी है वहाँ की, ठीक है, जिसकी जो एंजेला मर्केल है वो इसी से एसोसिएटेड है। अब क्या है, नई जो सरकार बनी है जिसमें नए चांसलर बन गए हैं जर्मनी के ओलेफ स्कूल्स, जो कि कोalition सिस्टम पे ही बने हैं, इनको मेजोरिटी नहीं मिल पाई। तो ऐसे में जो सिस्टम है कोalition का उसमें कौन कौन सी पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। नंबर 1 सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी रेड, दूसरी है फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी येलो और एक है ग्रीन्स। तो ऐसे करके रेड येलो ग्रीन तीनों अगर देखो तो ट्रैफिक लाइट हुआ कि नहीं, तो इसलिए ट्रैफिक लाइट कोalition भी बोला जा रहा है। और इसमें लीडर कौन है, ओल्फ स्कूल्स जो कि चांसलर बन चुके हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो क्रिस्टियन लिंडनर उनको फाइनेंस पोर्टफोलियो दिया गया है। इसके अलावा ग्रीन्स को भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दी गई है। मतलब कोalition में आपको पता है किस तरीके से गठबंधन की सरकारें बनती हैं, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ यहाँ पर फाइनलाइज हुआ है। तो मुद्दा ये है कि अभी जो सरकार में चेंज आए हैं उसको लेकर के इंडिया के लिए क्या एनकरेजिंग है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देखो इंडिया अपनी अगर देखें नई गवर्नमेंट जो बनी है जर्मनी में, उसके साथ में अपनी जो एंगेजमेंट है उसको ज़रूर सीख करे, ये ज़रूरी है। क्योंकि कोalition में अगर सिस्टम में देखा जाए तो जितने भी लीडर्स अभी हमने ऊपर देखे, 2-3 के नाम तो देख लिए और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम भी हमने देखे, तो बोले उनमें ऐसी इश्यूज हैं जिन पे इंडिया और जर्मनी दोनों साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया अभी जर्मनी ने एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है 2020 में, रिलीज किया था इंडो पैसिफिक एरिया के लिए एक पॉलिसी गाइडलाइन, ठीक है। उसमें इंडिया के साथ में अपनी एंगेजमेंट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था, ठीक है ना। तो इस केस में जर्मनी की इंडिया के साथ एंगेजमेंट देखें तो ग्लोबल इश्यूज में बहुत ज़्यादा है दोनों की कन्वर्जेंस, जैसे क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख करके दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ देने के लिए रेडी भी और देना चाहिए भी दोनों को, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए तो अपनी तरफ से एंजेला मर्केल का जो टाइम था तभी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन चल रहा था कि कैसे भी करके दोनों कंट्रीज आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पर एक डॉक्यूमेंट जब रिलीज हो जाता है और उसमें इंडिया स्पेसिफिक कुछ कमेंट किया जाता है कि इंडिया और जर्मनी दोनों साथ मिल करके अगर काम करते हैं तो कोई जो भी ऑब्जेक्टिव फिक्स किए जाएं, फॉर एग्जांपल ये ऊपर हमने बात की, ठीक है ना, तो वो बोला अचीव करने में आसानी रहेगी। तो इसी चीज़ को लेकर के इंडो पैसिफिक रीजन की जो 2020 की आप कह सकते हो पॉलिसी गाइडलाइन जर्मनी ने अपनी रिलीज़ की थी, उसमें इंडिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एक शो किया था कि हाँ इंडिया के साथ एंगेजमेंट करना ज़रूरी है जर्मनी का, और इसी चीज़ पर यहाँ मेन फोकस किया जा रहा है राइटर का। इसके अलावा आप देख सकते हो इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जर्मनी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस को भी रियलाइज़ करना चाहता है फिर से। देखो एक टाइम था जब जर्मनी अपनी तरफ से बिस्मार्क के अंडर जो बिस्मार्क मेन जो वहाँ का इंटीग्रेटर रहा है, ठीक है, ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी पढ़ोगे डेफिनेटली 10th क्लास की जो NCERT है उसमें भी नाम आता है। तो बिस्मार्क ने जिस तरीके से इंटीग्रेट किया था तो उसके बाद में जर्मनी का राइज बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों वर्ल्ड वॉर्स में जर्मनी को हार मिली
और उसकी वजह से फिर मुश्किलें बढ़ गई। और हिटलर का जो टाइम था वो तो गजबी क्राइसिस का था, पर हाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का जो टाइम था, मतलब जो इंटर वर्ल्ड वॉर पीरियड था ना 1918 से लेकर 1939 के बीच का टाइम, तो उसमें जो जर्मनी का जो एक रिकग्निशन था या जो ओहदा था वो बहुत हाई हाई ले चुका था, हाइट तक ले जा चुका था हिटलर। पर फिर वही बात है कि वो कहते हैं ना कि मीन्स अगर गड़बड़ हो, एंड्स आपके अगर गड़बड़ हो तो मुश्किलें पैदा होती ही है। ठीक है, फिर आ जाओ वापस से अपने आर्टिकल पे। जर्मनी है वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा एनहेंस करना चाहता है, कारण कि देखो यूरोपियन यूनियन में अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे की लीडर्स में जर्मनी और फ्रांस जैसे कंट्रीज़ ही हैं। अब फ्रांस के साथ तो रिलेशन इंडिया के देखो हमेशा से अच्छे रहे, कॉर्डियल रहे हैं, चाहे कितनी बुरी परिस्थिति आई हो, फ्रांस बहुत ही रिलायबल फ्रेंड रहा है हमेशा से। फिर बात आ जाती है जर्मनी की, तो जर्मनी अभी चाइना को लेकर के ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से अपनी एग्रेशन दिखा रहा है, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा है, उसको लेकर के चाइना को काउंटर भी करना चाहता है जर्मनी। तो इसके लिए जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो कनेक्टिविटी पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा जर्मनी अभी। वैसे तो देखो यूरोपियन यूनियन और इंडिया, इनके लीडर्स की मीटिंग मई 2021 में हो चुकी है, और दोनों का एक जो मुद्दा है वो ये कि कैसे भी करके जो BTIA एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज किया जा सके। BTIA का फुल फॉर्म होता है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये बेसिकली देखो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 2007 से इसके ऊपर बातचीत चल रही है, पर इसके ऊपर कोई आउटकम अभी तक नहीं निकल पाया है। ठीक है, 2007 से 2013 तक नेगोशिएशंस रहे पर आउटकम नहीं मिला। फिर 2013 के बाद में थोड़ा 2013 में आते आते मतलब एक बार ये स्टक हो गया था, बिल्कुल रुक गया। फिर अभी थोड़ा बहुत इस पर फिर से बातचीत होना शुरू हुई है। तो देखने वाली बात है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट BTIA यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में कितना जल्दी क्या कन्वर्ट होता है। ठीक है, चांसलर स्कूल्स ये अभी देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में मिल भी चुके हैं। अभी G20 समिट जो हुई थी रिसेंट, ठीक है ना, जिसमें एंजेला मर्केल आई थी और उनके साथ में ये भी आए थे, उस टाइम पर चांसलर मर्केल थी और साथ में ये भी आए थे स्कोल्स भी, तो इनके बीच में बातचीत हुई। ठीक है ना, और सबसे अच्छी बात क्या है, इनकी इंग्लिश अच्छी है तो कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो ये है मेन मुद्दा अभी तक का जो डेवलपमेंट वहाँ पर जर्मनी में देखने को मिल रहा है। फिर अगर बात करें ग्रीन्स की, जो कोalition जो गवर्नमेंट बनी है जर्मनी में उसमें ग्रीन्स का भी रोल अच्छा खासा है। तो ग्रीन्स जो है वो ग्रीन फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्लाइमेट एजेंडा पे। ग्रीन वर्ड जो है वो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसिडर करें। ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री इनके हाथ में है और जो स्टेट सेक्रेटरीज हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्रीन्स ही वहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में इंडिया और जर्मनी के बीच में जो एंगेजमेंट रहेगी उसमें सोलर पावर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इसके अलावा जो आप कह सकते हो मेट्रोज हैं वो, नमामि गंगे प्रोग्राम जो ऑलरेडी चल रहा है, बोले इन प्रोग्राम्स पे जर्मनी इंडिया की हेल्प करने के लिए ज़रूर आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी में मेन रोल प्ले करने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो कौन है, ग्रीन्स, और ये सारे के सारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच पे ज़्यादा काम किया जाएगा कि हाँ बातें नहीं, एक्शन होनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे। और इंडिया में जब परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो जर्मनी की जो पार्टी है ग्रीन्स, ये डेफिनेटली सपोर्ट करेगी इंडियन ओपिनियन को। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने भी एक एग्रेसिव ग्रीन रोल प्ले करने की अपनी ठान रखी है कि कैसे भी करके क्लाइमेट चेंज वाला जो मुद्दा है ना उसको तो हम एक साथ मिल कर के और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, कैसे भी टैकल करना है। ठीक है, और इंडिया भी देखो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मानते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे रिसेंटली हमने देखा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग हुई थी 26 राउंड की ग्लासगो में, तो इंडिया ने अपनी तरफ से पंचामृत कमिटमेंट दिए हैं। और दूसरी तरफ G20 कंट्रीज़ जिनमें जर्मनी भी आता है, G20 कंट्रीज़ में जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंडर में जो भी कमिटमेंट्स थे उनमें इंडिया सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इंडिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अट्रैक्शन का कारण बन जाता है। इसके अलावा चाइना वाला मुद्दा हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि जर्मन वैल्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट में चाइना अपनी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहा है वहाँ पर यूरोप में भी और साथ में अपने इधर इंडो पैसिफिक रीजन में भी। तो उस केस में जर्मनी चाइना को काउंटर करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई ऑप्शन क्रिएट करेगा, और उस ऑप्शन को फुलफिल करने में इंडिया से बेटर कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल है नहीं उनके पास में। तो ऐसे में जर्मनी जिन वैल्यूज़ की बात करता है, जिन चीज़ों को प्रमोट करना चाहता है, उसके लिए देखो
इंडिया से बेटर कोई ऑप्शन है नहीं। इसीलिए देखो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रहे हैं, बोले कि रशिया से बनती नहीं है इनकी, वेस्टर्न कंट्रीज की, चाइना है वो एग्रेशन दिखा रहा है, तो इनके अलावा अब कौन सी बड़ी पावर है जो कि चाइना की एग्रेशन को काउंटर करने में हेल्प कर सके, तो वो ऑप्शन एक ही बचता है, दैट इज इंडिया। ठीक है, क्योंकि एक तो इंडिया की इतनी टेंशन चलती रहती है चाइना के साथ में, और दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना की इक्वलेंट पॉपुलेशन, या एशियन कंट्रीज में देखें तो चाइना के इक्वलेंट अगर चैलेंज कर सकता है तो वो इंडिया ही है। ठीक है, तो इस केस में स्ट्रेंथ वाइज भी और इकोनॉमी वाइज भी आज इंडिया मानते हैं कि 1/5 है हमारी इकोनॉमी की साइज, चाइनीज इकोनॉमी का 1/5 है, पर फिर भी हम प्रोग्रेसिव है। अब आप देख लो, शायद 7-8 महीने पहले हम पढ़ते थे कि हाँ भाई 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है, तो उसका टारगेट करके 2.9 ट्रिलियन तो हो चुका है। इसका मतलब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव हमारी इकोनॉमी है और लगातार बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रहा है, कितने ही हमारे यहाँ पर स्टार्टअप्स इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत सारा। और इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनमें इंडिया की इंपॉर्टेंस देखो, हर जगह पे इंडिया को एक मतलब नजरें गड़ा करके देखा जाता है कि हाँ जी इंडिया क्या बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे में जो कोई भी है, जैसे एक तो कोalition डॉक्यूमेंट जो अभी हमने पढ़ा कि हाँ भाई कैसे भी मिलकर के इंडिया को हमें एंगेज करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो चाइना वाला मुद्दा आ ही गया, दोनों साथ मिलके काम कर ही लेंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट की बात भी करें, एनर्जी एस्पेक्ट की बात करो, इकोनॉमी एस्पेक्ट की बात करो, ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट की बात करो, हर एक सेगमेंट में एक्सपेक्टेशन तो ये है कि वाकई में साथ में मिलकर काम करेंगे। इसके लिए देखो हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जो कि अभी देखो कहीं ना कहीं लटका हुआ पड़ा है। ठीक है, तो उसको स्पीड मिलेगी। इसके अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आप ये लोकोमोटिव्स देख रहे हो या बोगीज देखते हो जो भी, उनमें जर्मन टेक्नोलॉजी का बहुत यूज होता है। और जर्मन कार्स आपको पता ही है, फॉक्सवैगन, ठीक है, ये गाड़ियां ऐसी है, स्कोडा, ये जर्मन ब्रांड है, राइट। तो इस तरीके से हम और एंगेजमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट अटेंशन रहेगा जर्मनी का कि हाँ इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा कैसे एनहेंस किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया और जर्मनी के बीच में कॉपरेशन वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गाइडलाइंस को लेकर के भी रहेगा, जिसमें एक इंडिविजुअल या कोई भी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से कुछ नई चीज़ बनाता है मेहनत करके, और उसको फिर बाद में अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, तो उसको बोल देते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गाइडलाइंस पर भी दोनों के बीच में कन्वर्जेंस है, बातचीत होने का स्कोप दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जर्मन कंपनीज को एक एनकरेजिंग सेगमेंट और दिखाई दे रहा है, दैट इज जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स अभी जो आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के अंडर या आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में जो लॉन्च की गई है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। फिर क्या होगा कि इस स्कीम के अंडर में जर्मन कंपनीज इंडिया में जब इन्वेस्ट करेंगी, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग जब होगी तो उससे आसियान और अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, चाहे वो कार्स हो या कुछ भी मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो। ठीक है, दोनों के कोalition के बेसिस पे, क्योंकि सीधी सी बात, या फिर आप देख सकते हो वैक्सीन की बात भी कर लो, वैक्सीनेशन में भी दोनों साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। आज इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी के नाम से फेमस है, राइट, क्योंकि जेनेरिक ड्रग्स हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी और सस्ते में प्रोड्यूस की जाती है, जिसकी वजह से जो गरीब देश हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं, उनको फिर एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो पाती है सस्ते में जो मेडिकेशन है उसकी। अब आप देखो अफगानिस्तान में जो क्राइसिस था उसमें इंडिया ने 1.6 टन मेडिकल असिस्टेंस भेजी है। ठीक है ना, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो जर्मनी और इंडिया का जो कोalition है वो वैक्सीन डेवलपमेंट में भी कितना एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जर्मनी ने अपने आप को कमिट भी कर रखा है कि अफ्रीका को वो 250 मिलियन यूरो का उधार, मतलब एक तरीके से डोनेट ही करेगा वो। ठीक है, तो उस केस में अपनी तरफ से जर्मनी ने अपना कमिटमेंट ले रखा है। इंडिया ऑलरेडी अफ्रीकन कंट्रीज़ को हेल्प करता रहता है। और इसके अलावा कॉड इनिशिएटिव, जिसमें चारों कंट्रीज़ आपको पता ही है, इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया और फिर बाद में जापान, यूएस, इनके साथ में भी जर्मनी अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू करना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया अपने आप में एक ऑप्शन शानदार है। तो इंडिया और जर्मनी दोनों को एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। स्कोप हमने देख ही लिया ऊपर, और दोनों तरफ की सरकारें इस चीज़ को लेकर के सीरियस भी हैं कि हाँ हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ना कि एक दूसरे से कॉम्पीट करें या एक दूसरे के टांग खींचे।
ठीक है। तो थोड़ा सा अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, यूरोपियन यूनियन और इंडिया रिलेशंस को एक बार आप रिवाइज करोगे डेफिनेटली। ओके, आगे चलते हैं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सीडिंग द नेक्स्ट रेवोल्यूशन। आर्टिकल को लिखा है मार्क कान ने, इसके अलावा वेंकी रामचंद्रन और एक है रेणुका दीवान। देखो पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, है ना, तो टेक्नोलॉजी ने इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं वो आज देख सकते हो हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। पर सवाल ये आ जाता है कि जितना भी टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन एग्रीकल्चर में आ रहा है, लोग अपने पैसे को जो है वो और डबल या ट्रिपल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उनका मेन फोकस है डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे या फिर ई कॉमर्स पे या फिर जो फार्मर्स के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अपना टारगेट करना, या फिर फाइनेंस टेक्नोलॉजी, फिनटेक, गाँवों के अंदर जो जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का ही नाम ले लो आप नॉर्मली, कि सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के बेसिस पे, या फिर जो ई मंडीज़ हैं उनका प्रमोशन होना। तो बोले ये ज़्यादा फोकस पे रहा है अगर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन की बात करें इंडियन एग्रीकल्चरल सेगमेंट में। तो सवाल ये आ जाता है, क्या इन चीज़ों को फॉलो करने से या फिर जो कुछ भी अभी ये टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट का काम हो रहा है एग्रीकल्चर में, इससे क्या हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है या जो हम चाहते हैं वो चीज़ें फुलफिल हो पाएगी? तो राइटर्स इसके लिए एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं और वो ऑल्टरनेट ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और वो है कि हमें एग्री फूड लाइफ साइंस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो फूड स्टफ हम अवेल करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, उसमें हम थोड़ा और इनोवेशन लेकर के आएँ, उसकी जो डीप रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करें, तो हमारी जो लाइफ की ज़रूरतें हैं, फॉर एग्जांपल हमें न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, आसपास में जो क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम प्रमोट करना चाहें, तो बोला उससे हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, प्लेनेट को भी सेव कर पाएंगे। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे आपको पता है HYV जो आप कह सकते हो हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड किए गए थे, पर उनमें फर्टिलाइज़र, वाटर रिक्वायरमेंट ये बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आए, वाटर टेबल है वो डिक्लाइन कर गया। तो ऐसे में हमें अब थोड़ा सा और चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो ऊपर के जो सेगमेंट थे ना, जहाँ पर हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, बोला अब इसकी बजाय आप थोड़ा सा एग्री फूड लाइफ साइंस पर भी फोकस करो, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से जो और दूसरे कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो वेंचर कैपिटल्स हैं, दैट मीन्स जो इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टारगेटेड प्रोजेक्ट में और फिर उसके बाद में उससे पैसा बनाते हैं खुद का। जैसे मान लो किसी ने एक प्रोजेक्ट लगाया A, तो उस प्रोजेक्ट में उसको ज़रूरत है कुछ फंडिंग की, तो उसके पास में दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, पैसे वाले, वो आएंगे, प्लान समझेंगे कि हाँ भाई तेरा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, हमें समझा, और उनको समझ में आ गया तो वो पैसा वहाँ पर लगा देंगे और अपनी शेयर भी वहाँ पर होल्ड कर लेंगे कि हाँ चलो ठीक है, हमारी भी हिस्सेदारी होगी, हम तेरे को पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसा बनाने की ज़रूरत है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट कर जाते हैं, साथ में मिल जाते हैं। पर जो एग्री फूड लाइफ साइंस है ना, इसमें अभी तक इस तरीके का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर नहीं आ रहा है, ना कोई एंटरप्रेन्योर इस तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा है। अभी रिसेंट जितना भी आप देख सकते हो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो किस में है, सारे के सारे ई टेक्नोलॉजी बेसिस पे है, ठीक है। जो काम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बेसिस पे मतलब एग्रीकल्चर में हो रहा है, उसको केवल ई टेक्नोलॉजी से कॉम्प्लीमेंट किया है, राइट। वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए था, जो फुल पोटेंशियल अटेन करने की जरूरत है हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बेसिस पे एग्रीकल्चरल सेगमेंट में, वो अगर अचीव करना है तो हमें थोड़ा सा और सोचना होगा, जिसको यहाँ पर एक टेक्नोलॉजिकल हिस्टोरियन है जिनका नाम है थॉमस ह्यूजेस। उनका ये कहना है कि हमेशा कभी भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, और उन लिमिटिंग फैक्टर्स को हम माने तो वो रिवर्स सेलिएंट होता है। रिवर्स सेलिएंट का मतलब जानते होंगे इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो इस रिवर्स सेलिएंट को हमें यूटिलाइज करना होगा इंडियन एग्रीटेक में, और उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है कि हम एग्री फूड लाइफ साइंस सेगमेंट पर ध्यान दें। अब देखो, एग्री फूड लाइफ साइंस जो होता है ना, इसको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जैसे जीन एडिटिंग करना, ये सारी चीज़ें। एक होगी नोवल फार्मिंग सिस्टम, कि काम करने का एकदम अलग ही और डिफरेंट तरीका,
जिससे कि कम से कम इनपुट पे अच्छा सा अच्छा प्रोडक्शन किया जा सके। तीसरा जो सेगमेंट है दैट इज बायो एनर्जी एंड बायो मटीरियल्स, ये लिखते चले जाना आप, बायो एनर्जी एंड बायो मटीरियल्स। तो इसके ऊपर आप क्या करोगे कि जो रेजिडुअल मटीरियल है या फिर जो भी वेस्ट मटीरियल बच गया उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। और जो चौथी चीज़ है दैट इज इनोवेटिव फूड्स, कि नए तरीके के खाने बनाना, खाने का डेवलप करना, फूड की डेवलपमेंट करना, जिससे कि क्लाइमेट का भी उस पर असर नहीं आए और न्यूट्रिशनल फूड भी इंश्योर हो जाए, सस्ते में भी अवेलेबल हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो ये 4 सेगमेंट्स में आप एग्री फूड लाइफ साइंस को डिवाइड कर सकते हो। अब देखो एक एक को यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, इसमें तो सिंपल सी बात है, ऑन फार्म इनपुट्स की बात करते हैं। जैसे हमने क्रॉप के लिए बीज खरीदे, फर्टिलाइजर खरीदे, या जो भी हमने खरीदना था उसके लिए हमने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के बेसिस पे कम इनपुट, सस्ता इनपुट और क्वालिटी इनपुट लेना शुरू कर दिया। ठीक है, चाहे फिर वो एनिमल एग्रीकल्चर की बात कर लो, चाहे आप लाइव स्टॉक हम घरों में जो पालते हैं, जो डेयरी फार्मिंग करने वाले लोग हैं वो, या फिर जीन एडिटिंग की बात कर लो, माइक्रोबायोम की बात कर लो, ब्रीडिंग सिस्टम की बात कर लो, एनिमल हेल्थ की बात कर लो, इन सारी चीज़ों में हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी भी कम से कम क्वांटिटी और एफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब एक होता है ना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, उस पर हमारा काम चल जाए। तो पहला मुद्दा तो ये। दूसरा जो सेगमेंट है दैट इज नोवल फार्मिंग सिस्टम, मतलब एक डिफरेंट ही तरीका, जैसे कि इंडोर फार्म, घर के मतलब पैक कर लिया, एक फार्म हाउस बनाया, उसके अंदर पैकिंग करने के बाद में आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि हाँ भाई अपने ही घर के अंदर इस तरीके की सिस्टम बना ली, मतलब एकदम क्लोज एनवायरनमेंट क्रिएट किया और वहाँ पर फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर दिया, कुछ एडवांस्ड अवेलेबल सिस्टम का यूज़ कर लिया, और वो गजब के पैसे कमा रहे हैं, गजब का जो क्वालिटी है फूड की वो भी इंश्योर कर पा रहे हैं। इसके अलावा RAS एक एक्वाकल्चर, ये बेसिकली आप देख सकते हो इसकी फुल फॉर्म होती है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पानी है, आपको पता है रुका हुआ पानी हमेशा बदबू मारता है, क्योंकि उसमें फिर अमोनिया का कंटेंट राइज होना शुरू हो जाता है जो कि टॉक्सिक होगा। अब अगर एक्वाकल्चर की बात करें तो इसका मतलब आप मछली पालन कर रहे हो या फिर जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको पाल रहे हो। तो इस केस में RAS एक्वाकल्चर में क्या होता है, उस पानी को आप बायो फिल्टर्स के थ्रू सर्कुलेट करते रहते हो, जिससे कि वो पानी बदबू ना मारे और खराब ना हो जाए। बहता हुआ पानी स्वस्थ होता है, पता ना नदी का पानी क्यों अच्छा है, क्योंकि बहता रहता है। ठीक है, रुका हुआ पानी खराब हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये RAS एक्वाकल्चर काम कर सकता है। इसी तरीके से इंसेक्ट प्रोटीन, की प्रोटीन कंटेंट जो हम दे रहे हैं, मान लो कि जैसे एनिमल्स को कुछ खिला रहे हैं तो वहाँ पर इंसेक्ट प्रोटीन जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एल्गी प्रोटीन, ऐसे एल्गी या ऐसे शैवाल जो हैं वो तैयार कर सकते हैं जिनको कंज्यूम करने से प्रोटीन इंटेक अच्छा हो जाए। तो ये हो गया दूसरा सेगमेंट। तीसरा आ जाता है बायो एनर्जी और बायो मटीरियल। इसमें सिंपल सी बात है कि जो भी एग्रीकल्चर का वेस्ट मटीरियल बचा हुआ उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं और उससे कितना फ़ायदा हो सकता है आपको भी पता है। बायोफ्यूल, ये रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट हो गया एक तरीके से। और फाइनली जो चौथा सेगमेंट है दैट इज़ इनोवेटिव फूड, जैसे कि हम ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स लेकर के आएँ, जैसे प्लांट बेस्ड, जैसे कि हमने कोई प्लांट लिया, उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया, जीन एडिटिंग किया, कोई भी चेंजेस हमें लेकर के आने हैं, वो चेंजेस किए और उससे फ़ायदा ये हुआ कि कम पानी में अच्छी क्वालिटी का हमें प्रोडक्शन मिलने लग गया। ठीक है ना, तो वो चीज़ हो सकती है। इसके अलावा फर्मेंटेशन या सेल बेस्ड जो प्लांट्स का या फिर फूड इनटेक है वो हम नया तैयार कर सकते हैं। फंक्शनल फूड्स पे फोकस कर सकते हैं कि भाई हमारी बॉडी में, मान लो कि आज अगर मैं टीचिंग करता हूँ या फिर आप पढ़ते हो, तो हमें क्या इनटेक ज़्यादा लेना चाहिए, तो उसके लिए हमें ज़्यादा फोकस में करके और सस्ते में अगर बढ़िया क्वालिटी का खाना मिलना शुरू हो जाए कि भाई स्टूडेंट्स के लिए ये फूड सबसे अच्छा है, और अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए, क्योंकि हमारे ब्रेन का ज़्यादा काम है। ठीक है, और एक स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट है, उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो उसको उसके हिसाब से तैयार करके फूड स्टफ तैयार मिले तो कितना फ़ायदा हो सकता है। तो ये 4 मेन बेसिस है। अगर ग्लोबली देखें ना तो एग्री फूड लाइफ साइंस में लगभग $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 2020 तक हो चुका है अलग अलग स्टार्टअप्स में, जबकि इंडिया में सिर्फ $10 मिलियन ही हुआ है, जो कि बहुत ही कम है। इंडिया US, इजराइल, यूरोप और चाइना के कंपैरिजन में बहुत पीछे है। हमें और आगे आने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर एग्री फूड लाइफ साइंस वाले सेगमेंट में।
तो इस चीज़ के लिए राइटर्स बोल रहे हैं कि जो हम पीछे है ना, लैकलस्टर, दैट मीन्स बहुत डिले कर रहे हैं इस एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में, तो बोले इसके लिए हमें आगे आने की ज़रूरत है, इनोवेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में अब इन तीनों का यूज़ हमें इंडियन एग्रीकल्चर में करना है। इसके लिए एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, सिंथेटिक। देखो बायोलॉजी आपको पता है कि हमारे आसपास का जो सिस्टम है, जो भी बायोम है या फिर जो भी लिविंग थिंग्स हैं जिनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज बायोलॉजी, राइट। पर इसमें आप इंजीनियरिंग अप्लाई कर दोगे तो सिंथेटिक बायोलॉजी हो जाएगी। दैट मीन्स आप जिस तरीके से अवेलेबल टेक्नोलॉजी का यूज करके नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाते चले जाते हो, एग्जैक्टली वैसे ही इंजीनियरिंग अप्लाई करके बायोलॉजी के जो अवेलेबल हमारे पास में सिस्टम्स हैं उनको भी हम अपग्रेड करते चले जाएं। ठीक है, तो आज के टाइम पे हमारे पास में क्लाइमेट चेंज, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ये तो इनके ऊपर तो हमने बहुत फोकस कर लिया और हम बात भी करते रहते हैं कि हाँ हमारी एग्रीकल्चरल सिस्टम किस पे बेस्ड होनी चाहिए। पर एक जब तक हम एग्री फूड लाइफ साइंस पे फोकस नहीं करेंगे, इसमें इनोवेशन नहीं लेकर के आएंगे, तो बोला मुश्किलें बढ़ती ही चली जाएगी। आज हमारे सामने क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, तो क्लाइमेट मिटिगेशन में भी ये जो एग्री फूड लाइफ साइंस है ये बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा क्लाइमेट अडेप्टेशन, जैसे कि फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है या फार्मर्स का जो फ्यूचर है वो इस तरीके का हो कि उनकी एग्रीकल्चर जो है वो या उनकी खेती में जो इन्वेस्टमेंट है वो बर्बाद ना हो क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उनको भी एग्री फूड लाइफ साइंस है वो बहुत हेल्प करेगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कराएगी। साथ में हमें एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है उस पर भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके से मिलेट्स और पल्सेस को हम प्रोमोट करने की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली इन्हीं को, इसी मेथड को हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को प्रोडक्शन करने के लिए, या जो ग्लोबली डिमांड की जा रही है प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन को, प्रोटीन की डिमांड जो ज़्यादा है ग्लोबली, उसको फुलफिल, उससे हम प्रोमोट करके प्रोडक्शन इंक्रीज करके और ग्लोबल डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो फार्मर्स का जो हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि उनकी इनकम राइज करनी है, वो चीज़ें भी हम आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल हो या फिर एक्वाकल्चर सिस्टम हो, अब इनको भी फीड की ज़रूरत होती है, इनको भी खाने की ज़रूरत होती है। अब इनको खाने की ज़रूरत है तो हम क्यों ना इनको जो फिश मील देते हैं, जैसे मछली पालन आप कर रहे हो तो उनको जो आप खाने में देते हो, बोलो उसको आप इंसेक्ट प्रोटीन से रिप्लेस कर दो ना। क्यों ना आप एक सर्कुलर इकोनॉमिक सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहे हो एग्रीकल्चर में, जिससे क्या होगा कि जो हमारे पास में रिसोर्स स्कैर्सिटी है, कमी है रिसोर्सेज की, संसाधनों की, उसको हम रिपीटेड यूज करते चले जाएंगे। जैसे मैंने आरएस एक्वाकल्चर का नाम बताया कि जिसमें पानी एक बार आप डाल दो सिस्टम में और बायोफिल्टर्स के थ्रू उसको सर्कुलेट करते जाओ और वही पानी आप कई दिनों तक यूज करते चले जाओगे, मछलियां मरेंगी भी नहीं और आपका काम भी होता चला गया। ठीक है, इसके लिए हम बायोलॉजिकल सब्स्टिट्यूट्स पे फोकस करें। ठीक है, आज के टाइम पे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इसकी बजाय अगर कोई बायोलॉजिकल सब्स्टिट्यूट, वही वापस से अप्लाई कर दो आप, कि हम बात करेंगे यहाँ पर जो एग्री फूड लाइफ साइंस है उसी पर फोकस कर लो कि हमें फूड स्टफ अच्छा बनाना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बेस्ट बनाना है। तो ये अपने आप में एग्री फूड लाइफ साइंस है ना, ये पाथ ब्रेकिंग सोल्यूशन है इंडियन एग्रीकल्चर को एक सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आज की जो परिस्थिति है, मॉरिबंड स्टेट ऑफ इंडियन एग्री फूड लाइफ साइंस, मॉरिबंड का मतलब होता है मरणासन या फिर बहुत डिक्लाइनिंग स्टेज, तो बोले इसके पीछे कारणों को अगर देखिए तो वो बहुत ही ज़्यादा पजलिंग है। उसके कारण ये है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तो ये मानना है कि इंडिया में एग्री फूड लाइफ साइंस को ज़्यादा प्रमोशन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे अभी तक भी जो जीन एडिटिंग करने के बाद में जो सीड्स तैयार हुए हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारे केवल बीटी कॉटन है, ठीक है, वो तो देखो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन में यूज होता है। बीटी कॉटन मतलब बायोटेक्नोलॉजिकली जो चेंज किया हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, जबकि बीटी ब्रिंजल उसको भी हमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, और जो भी अभी तक जीन एडिटिंग के बाद में क्रॉपिंग पैटर्न अवेलेबल है उसको हम अभी तक भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, ऑब्जेक्शन बहुत होती है। तो बोले जब बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमारे पास में और कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है वही हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ पर फिर एग्री फूड लाइफ साइंस वाली सिस्टम के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इसीलिए ये सिस्टम कहीं ना कहीं वीक है। इसके अलावा डिजिटल स्टार्टअप्स की बात करें तो इस इकोसिस्टम को कितना सपोर्ट मिला है, इसके पीछे कारण है कि जिस तरीके से कैलिफोर्निया में जो कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन वैली है वहाँ से हमारे यहाँ के इंडिविजुअल जाते हैं,
काम करते हैं, काम सीखते हैं और फिर वापस इंडिया में आते हैं और इंडिया में फिर देखते हैं कि गवर्नमेंट भी इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को प्रमोट होने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो वहाँ पर वो एनकरेज फील करते हैं और अपनी कंपनी लॉन्च कर देते हैं। जबकि यहाँ पर अभी तक अगर हम एग्री फूड लाइफ साइंस की बात करें तो इसमें इतना कुछ काम नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ से जो लोग बाहर चले गए ना एग्री फूड लाइफ साइंस में अपने करियर को एक्सप्लोर करने के लिए, वो रिटर्न नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी वाइब्रेंट इकोसिस्टम नहीं है जो कि एग्री फूड लाइफ साइंस इकोसिस्टम को प्रमोट कर सके। ठीक है, तो यहां पर सरकारों को ज्यादा प्रमोशन की जरूरत है। फिर बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की। भाई जो वेंचर कैपिटल, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं नए जो स्टार्टअप्स हैं उनमें, तो उन लोगों के लिए भी हमारे यहाँ पर अभी तक अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है वो तो उसी चीज़ में डिमांड करेंगे जिस चीज़ को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, और वो उसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। पर अभी तक अगर एग्री फूड लाइफ साइंस की बात करें तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा राइज नहीं हो रही, क्योंकि अवेयरनेस कम है, तो उसकी वजह से वो लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर डिजिटाइजेशन को कितना ज़्यादा प्रमोशन मिला है पिछले 5-7 सालों में, आप भी जानते हो, है कि नहीं। तो इस केस में एक फुल फ्लेजेड मैनर में काम करने के लिए सरकार को, इन्वेस्टर्स को, स्टार्टअप स्टैब्लिश करने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काम आगे आकर करने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है देखो गवर्नमेंट का। ठीक है, क्योंकि शुरुआत हमेशा अगर कुछ भी चीज़ की होती है तो वो गवर्नमेंट की। पर सवाल यह है कि इन्वेस्टमेंट जो अभी ये एग्री फूड लाइफ साइंस वाले सेगमेंट में अगर आ रहा है ना कुछ, तो वो गवर्नमेंट का ही आ रहा है। अभी तक भी जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनका इतना अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, स्टार्टअप्स इतने ज़्यादा हमारे यहाँ पर प्रमोट नहीं हो रहे हैं, जबकि ये कितना प्रॉमिसिंग है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो इंडिविजुअल्स जिन्होंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, जिसको हम बोल रहे हैं एग्री फूड लाइफ साइंस, इसमें जिन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज गेन की है, तो वो अपनी एक्सपर्टाइज का जो कह सकते हैं ना उनकी उसकी जो यूटिलिटी है वो यहाँ पर इंडिया में फार्मास्यूटिकल्स में और बायोटेक सेक्टर में बहुत हद तक ली जा सकती है। जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट की भी हम बात कर रहे हैं, या हेल्दी फूड इनटेक की हम बात करते रहते हैं, माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम भी हम कितनी फेस करते रहते हैं, क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो बोलो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है ये एग्री फूड लाइफ साइंस इकोसिस्टम वाले सिस्टम में, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और अट्रैक्शन करें जो भी यूथ है उनका, तो जॉब क्रिएशन भी होगी इससे। ठीक है, और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव भी बन पाएंगे, और हमारा जो फार्मर्स का जो इनकम लेवल है उसको भी हम राइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि ऐसा इकोसिस्टम प्रमोट किया जाए। फिर इसके बाद में राइटर्स ये बताना चाह रहे हैं कि हमें रीबूट करने की ज़रूरत है कि कैसे हम इस पूरे सेगमेंट को एक कह सकते हैं ना कि हाँ बूस्ट कैसे कर पाएंगे, राइट। तो उसके लिए देखो मेन चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक सेक्टर ही कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, एनकरेजिंग इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि DBT, BIRAC, सी कैंप, NCL, यही ऐसे कुछ सेगमेंट है या फिर कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि क्रेडिट अवेल करा रही है, मतलब या फिर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। इन्हीं को क्रेडिट जाता है कि अभी हम अगर थोड़ा बहुत भी एग्री फूड लाइफ साइंस हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर चल रहा है तो ज़रूरत क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमें अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। एग्री फूड लाइफ साइंस में स्टार्टअप्स ज़्यादा से ज़्यादा खुले। इसके लिए एक तो लेबोरेटरीज जो रिक्वायर्ड होती है, वेट लेबोरेटरीज, उनकी एब्सेंस को हमें फुलफिल करना होगा। इसके अलावा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल सिंथेटिक बायोलॉजी, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है कि हाँ बायोलॉजी को इंजीनियरिंग अप्लाई करते हुए हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल CSIR या ICAR, ये अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एक्सपर्टाइज है या फिर कह सकते हैं जो इनोवेटिव सिस्टम ऑलरेडी हो रखा है या इनोवेशन जो अवेलेबल है उसको कॉमर्शियलाइज नहीं कर रही है, क्योंकि वो हेजिटेशन है। वही बात है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ही अगर हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं तो आगे तो सोचना अभी तो बहुत दूर की बात है। तो शुरुआत हो जाती है कि जो ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल है उन चीज़ों को कॉमर्शियलाइज करें, तब जा कर के प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। पर इसमें देखो फार्मर्स भी बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। डरे हुए इसलिए रहते हैं कि अभी रिसेंट जो फार्मर्स के जो 3 फार्म लॉज लाए गए थे, उन 3 फार्म लॉज में यही था कि कैसे भी करके प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जाए जिससे कि वो इन्वेस्ट कर सकें। अब अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तब जा करके ही तो यहाँ पर ये जो एग्री फूड लाइफ साइंस की हम बात कर रहे हैं, इस तरीके की नए सिस्टम में या फिर जो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है
उनमें वो अट्रैक्टेड फील करेंगे। पर इस तरीके से अगर जब रिजीम में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी मतलब कोई भी कानून अगर लाया जाता है, फिर उसको प्रोटेस्ट कर करके और फिर साइड कर दिया जाए तो मुश्किलें हो जाती हैं। पर हाँ, इसके लिए एक तरीका क्या है कि जो प्रोफेसर्स हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या रिसर्चर्स हैं, उनको एंटरप्रेन्योर बना दिया जाए। दैट मीन्स कि भाई आप तो जानते हो, आपने रिसर्च की है, तो आप इस चीज़ को प्रमोट करो, और जब आप एग्जाम्पल्स बन के निकल के आओगे ना, फिर लोग देखेंगे, या फिर जिनके पास में एसेट्स अवेलेबल है, फार्मर्स हैं, उनको जब दिखेगा कि यार वाकई में पैसे वाला काम है ये, तो यार यहाँ से हम अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं, तब जाकर के वो अट्रैक्टेड फील करेंगे। तो देखो, पिछले 2 दशकों की अगर बात करें, तो ये जो एग्री फूड लाइफ साइंस है, पिछले 2 दशकों से इंडिया में चल रहा है, पर जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही एनेमिक का मतलब ग्रेजुअल, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस हमने अभी तक अचीव की है। तो ज़रूरत क्या है? एक्सेलरेशन की, जिससे हम साइंस और टेक्नोलॉजी को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए देखो, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी तरफ से एनकरेजमेंट हो, और साथ में जो एनआरआई कम्युनिटी है वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है। क्योंकि बाहर अगर देखें, जैसे हमने देखा यूएस, इजराइल, चाइना या फिर यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पर तो ये एग्री फूड लाइफ साइंस है, इसमें बहुत ज़्यादा उनके पास में नॉलेज अवेलेबल है, और वो फूड भी इनटेक करते हैं इस तरीके का। तो ऐसे में फाइनली अपनी तरफ से बात ये बोले इन्वेस्टर्स को आगे आने की ज़रूरत है, और साथ नई रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और उनमें अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल है वो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जर्नी तो देखो बहुत मुश्किल है, नो डाउट, पर इसमें एंटरप्रेन्योर, साइंटिफिक कम्युनिटी, साइंटिस्ट कम्युनिटी, वेंचर कैपिटलिस्ट और पॉलिसी मेकर्स सब साथ में मिलकर के काम करेंगे तो ये चीज़ अचीव करना इतना दूर की बात भी नहीं हो पाएगी, अचीव हो सकती है। और इंडियन एग्रीकल्चर या फूड सिस्टम की बात करें तो ये चॉइस पे डिपेंड करता है कि आज हम क्या चॉइस बनाना चाहते हैं। ये चीज़ हम शुरू से इस आर्टिकल में बात कर ही रहे हैं, क्योंकि माल नरिशमेंट का ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, राइट। तो ये एक अलग आर्टिकल था, डिस्कशन में आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सेलिब्रेटिंग द यूनिफायर। आर्टिकल को लिखा है अर्जुन राम मेघवाल जी ने। देखो, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम याद अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बोला जा रहा है। तो 15 दिसंबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का डेथ एनिवर्सरी आता है। तो उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद ना किया जाए तो ठीक बात नहीं है। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जिस तरीके से इन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल्स शो की थी, वो आज भी हमारे दिमागों में सेट है। और आज भी अगर सरदार पटेल जी का नाम आए तो आपके दिमाग में आता है लौह पुरुष, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। देखो, इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो शुरू की थी अहमदाबाद में म्युनिसिपल काउंसलर के तौर पे। फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया के ये फर्स्ट होम मिनिस्टर बनते हैं। एक सेकेंड रुकिए आप प्लीज़, 1 सेकेंड। इसके अलावा आपने बारदोली सत्याग्रह के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। बारदोली सत्याग्रह में जब इन्होंने नॉन वायलेंट मैनर में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को सीधा क्वेश्चन मार्क लगाया था, और उस टाइम पर ही बारदोली की जो औरतें थी उन्होंने पटेल जी को सरदार का टाइटल दे दिया था, ठीक है। इसके अलावा 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें, या फिर जब आप देखोगे इंडिविजुअल सत्याग्रह था उसमें, या क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर लो, इन सारे सेगमेंट्स में इन्होंने जो अपनी लीडरशिप स्किल्स शो की थी वो आज भी हम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन के साथ पढ़ते हैं। इसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात आती है तो ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल, इसके अलावा एक्सक्लूडेड एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इन सेगमेंट्स के लिए इन्होंने अपनी तरफ से अपनी लीडरशिप में कमिटीज़ को लीड किया था। और रिजल्ट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं कमिटीज़ के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आज फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ये एनविसाज किए हुए हैं, ये प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। सरदार पटेल जी का एक चीज़ एकदम क्लियर माननी थी कि अधिकार और जो आपकी कर्तव्य हैं, मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं। इनको आपको दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। आप सिर्फ ड्यूटीज़ या सिर्फ अधिकारों की बात नहीं कर सकते हो। अगर अधिकारों की बात कर रहे हो तो आपके कर्तव्य भी ज़रूर वहाँ पर होंगे, और अगर आप कर्तव्य की बात कर रहे हो तो आपको अधिकार ज़रूर मिलेंगे। ये चीज़ इन्होंने अपनी तरफ से कही थी। इसके अलावा अगर देख सकें तो शुरुआत में जो स्ट्रगल थी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। और जब शुरुआती टाइम था ना इंडिपेंडेंस के बाद में, तो
कांग्रेस की जितनी भी कमिटीज़ थी लगभग 15, उनमें से 12 कमिटीज़ ने नेम रिकमेंड किया था सरदार पटेल जी का कि भाई इनको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, बट अल्टीमेटली नेहरू जी बन जाते हैं। फिर उसके बाद में तिब्बत का मुद्दा हो, चाइना का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर पटेल जी ने पंडित नेहरू जी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि आप इस जगह पर इतना लीनियंसी या इस तरीके से आप कैसे बर्ताव कर सकते हो इन अपने काउंटर पार्ट्स के साथ में, क्योंकि ये दोनों तरफ से चाइना ने फिर 1962 में धोखा दिया और पाकिस्तान के साथ में वॉर्स भी हमारे साथ में अभी तक भी ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं और दोनों कंट्रीज़ के साथ में टेंशन अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रही है। तो वो टाइम था जब इनकी एक वो थी ज़ील की कैसे भी करके हम जितना हम स्ट्रांग हो सकते हैं उतना हो जाएं। फिर देखो आगे थोड़ा पॉलिटिक्स ऐड करते हैं कि भाई सरदार पटेल जी को भारत रत्न बहुत लेट दिया गया, जो कि बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए था। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें, आईएएस आईपीएस इनकी बात करें, तो इनको अगर किसी ने कंटिन्यू किया है तो वो सरदार पटेल ही थे। क्योंकि सवाल क्या था, जब इंडिपेंडेंस हमने गेन कर ली थी तो बोले कि इन ब्यूरोक्रेट्स की वजह से ही ब्रिटिशर्स ने बोला हमारे ऊपर रूल किया था, ठीक है, तो इन ब्यूरोक्रेट्स को हटाओ, ये बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी। तब पटेल जी ने अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट दिया था कि इनकी तरफ से एक कमिटमेंट अगर मिल जाए, और वो कमिटमेंट मिला भी कि भाई आईएएस मतलब उस टाइम पे तो देखो आईसीएस हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, और आईपी इंडियन पुलिस, तो बोले इनके ऑफिसर्स, ये जो ऑफिसर्स हैं अपनी तरफ से कमिट करें कि हाँ वो लॉयली अगर इंडिया के लिए काम करें तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया, रूल का जो तरीका था वो तरीका तो ज़रूरत थी ना कि एक इंडिया को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने अपनी तरफ से फेवर किया था इंडियन सिविल सर्विसेज का, जो और उसी को आप देखो ऑल इंडिया सर्विसेज कंटिन्यू किया, और इसीलिए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज या ऑल इंडिया सर्विसेज सरदार पटेल जी को ही बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू करवाया अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट दे करके कि साथ में लेना ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों के पास में एक्सपीरियंस है। अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो बोला मुश्किलें हो जाएंगी, तो ऐसे करते ये चीज़ कंटिन्यू हो जाती है। फिर इसके बाद में आज के टाइम पे अगर इंडिया की स्टील फ्रेम की बात करें तो सिविल सर्विसेज ही हैं। सरकारें तो बनती हैं चली जाती हैं, पर सिविल सर्वेंट्स हैं वो लगातार बने रहते हैं और वो ही देश को चला रहे हैं, है कि नहीं। इसके अलावा मिशन कर्मयोगी से सिविल सर्वेंट्स को फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट तैयार किए जा रहे हैं कि हाँ जी फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उनके लिए रेडी करना, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए भी यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल मिस्टेक थी या फिर जो करेक्शन के रिक्वायरमेंट थी, कि जो शुरुआत में इस तरीके के प्रोविज़न किए थे वो ये थोड़ा पॉलिटिकल इशू है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छा किया या बहुत बुरा किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, राइट, क्योंकि अभी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में होल्ड पे है। इसके अलावा 43rd बर्थ एनिवर्सरी ऑलरेडी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, और वैसे आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर 31 को नेशनल यूनिटी डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। ओके, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे प्रोग्राम हम अभी कंडक्ट कर रहे हैं, जिससे कि टूरिज्म प्रमोट हो और सबको इंटीग्रेटेड फील कराया जा सके कि हाँ जी इंडिया एक है, यूनाइटेड इंडिया। ओके, तो यही चीज़ें रिपीट की जा रही है। तो एक तो देखो अभी नाम आया था, आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था, बिस्मार्क, ठीक है ना। तो एक तो बिस्मार्क और पटेल जी के बीच में कंपैरिजन का क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में, तो आप उसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है ना। दोनों के बीच में दोनों को कंपेयर करना है। बाकी ये जो बांग्लादेश वाला जो आर्टिकल है ना 1971 के जो रिफ्यूजीज़ हैं, ये वाला द रिफ्यूजीज ऑफ 1971, इस आर्टिकल को आप खुद से ज़रूर पढ़ोगे, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक बार रीडिंग ज़रूर मारोगे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, बाकी समझना ज़रूर इस आर्टिकल को, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी था उसको हमने डिटेल में देखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।